No more long and boring lectures, no more poor quality videos, and no more second-hand lectures. A-Team Commerce Academy brings you next level ACCA lectures you deserve. रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स की मैंने एक पोल कंडक्ट किया था ये सीरीज़ को शुरू करने से पहले, और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने कहा कि सर हमें रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में दिक्कत आती है, और ये फैक्ट बात भी है क्योंकि 11th क्लास के अंदर भी कई सारे स्टूडेंट्स जो हैं उन्हें तकलीफ होती है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स को ठीक से समझने में। तो आइए, जैसा कि आप टाइमलाइन देख रहे हैं, इस तरह से हम काम करेंगे यहाँ पर। सबसे पहले वी आर गोइंग टू सी कि कौन कौन से अलग अलग टाइप के एरर्स होते हैं, उन्हें समझेंगे। देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि रेक्टिफिकेशन जब आप करना चाहते हो तो आपका क्या प्रोसेस होता है, किस तरह से जर्नल एंट्री आप पास करते हैं। एंड देन फाइनली हमें एक और टाइप के क्वेश्चंस आते हैं ACCA के अंदर, जिससे पूछा जाता है कि एक एरर को रेक्टिफाई अगर आप कर दें तो उस रेक्टिफिकेशन की वजह से प्रॉफिट के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा। ठीक है, और ये सब समझते हुए इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हम साथ में करते चलेंगे। ठीक है जी, चलें। सो लेट्स स्टार्ट विद अंडरस्टैंडिंग व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ एरर्स। जैसे कि आप ऑलरेडी जानते हैं कि कुछ ऐसे एरर्स होते हैं जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करते, और कुछ ऐसे एरर्स होते हैं जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करते हैं। जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करते हैं उनकी वजह से ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड या तो कम आ जाता है और या तो फिर क्रेडिट साइड कम आ जाता है, एज द केस में बी। एंड बिकॉज ऑफ विच ट्रायल बैलेंस को मैच करने के लिए एक सस्पेंस अकाउंट खोला जाता है, और जहाँ पे भी बैलेंस कम होता है, जितने से भी कम होता है, वो अमाउंट से सस्पेंस अकाउंट खुल जाता है। सो सस्पेंस अकाउंट कैन हैव ए डेबिट और ए क्रेडिट बैलेंस। सो सबसे पहले हम ऐसे एरर्स देखते हैं जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करते हैं, स्टार्टिंग विद पार्शियल ओमिशन। पार्शियल ओमिशन का मतलब है कि डेबिट और क्रेडिट दो एस्पेक्ट्स होते हैं जिसमें से किसी एक के लेजर के अंदर पोस्टिंग नहीं हुई है। अगली बात होती है डिफरेंट अमाउंट, यानी कि आप डेबिट साइड में किसी और अमाउंट से एंट्री कर रहे हैं, क्रेडिट साइड में किसी और अमाउंट से एंट्री कर रहे हैं, राइट। फॉर एग्जांपल हमने एक मशीनरी परचेज़ करी है $10,000 की, तो आपने मशीनरी अकाउंट को डेबिट तो कर दिया $10,000 से, बट कैश अकाउंट को $10,000 से क्रेडिट करने की बजाय 1,000 से क्रेडिट कर दिया, एंड बिकॉज ऑफ दिस द डेबिट साइड इज़ गोइंग टू बी शॉर्ट। ठीक है, ऑफ द ट्रायल बैलेंस। वैसे ही कई बार एंट्री को 2 बार रिकॉर्ड कर लेने से भी एरर आ सकता है, जिससे हमारा ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा। वैसे ही आप ओपनिंग बैलेंस को ब्रॉट डाउन करना भूल जाते हैं, उससे भी दिक्कत आ सकती है। एक और बड़ा सिंपल सा एरर आता है विच इज़ कॉल्ड एक्सट्रैक्शन एरर। क्लास 11th के अंदर इसके बारे में बात नहीं होती है, बट एक्सट्रैक्शन एरर इज़ सिंपली कि आप लेजर के बैलेंसेस उठाकर ट्रायल बैलेंस में डालते हैं, और इस प्रोसेस के अंदर आपने अमाउंट लेजर से उठा कर या तो गलत डाल दिया या तो अमाउंट ट्रांसफ़र ही नहीं किया। इन दैट सिनेरियो द ट्रायल बैलेंस इज़ नॉट गोइंग टू मैच। और वैसे ही मिस कास्टिंग का मतलब होता है टोटल करना, तो या तो आपने ज़्यादा टोटल गलत कर दिया तो ज़्यादा अमाउंट आ गया या फिर कम आ गया। ठीक है, इन सारे टाइप के एरर्स के अंदर सस्पेंस अकाउंट आपको खोलना ही पड़ेगा इन ऑर्डर टू रेक्टिफाई। ठीक है, नाउ व्हाट इज़ द लॉजिक ऑफ दिस सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट के नाम से डरना नहीं है बिल्कुल भी। सस्पेंस अकाउंट बेसिकली मीन्स कि क्योंकि ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल हम फॉलो करते हैं और हर ट्रांजैक्शन के 2 एस्पेक्ट होने चाहिए। कोई तो एक एस्पेक्ट के अंदर अगर गड़बड़ होती है तो द ट्रायल बैलेंस इज़ ऑब्वियसली नॉट गोइंग टू मैच। ठीक है, तो जब आप रेक्टिफिकेशन एंट्री करते हो तो रेक्टिफिकेशन एंट्री करते समय ये जो सस्पेंस अकाउंट है उसे हमें हटाने का गोल होता है। ठीक है, एंड इसलिए रेक्टिफिकेशन एंट्री के अंदर हम सस्पेंस अकाउंट को इस तरह से प्लेस करते हैं कि जैसे जैसे आप एरर को रेक्टिफाई करते चले जाएं वैसे वैसे आपका सस्पेंस अकाउंट जो है बढ़ता चला जाए टूवर्ड्स रीचिंग $0। ठीक है, बढ़ता चले जाए मतलब इंक्रीज़ नहीं होता चले जाए, एज इन उससे हम जैसे ही सारे हम जो एरर्स हैं, वन साइडेड एरर्स हैं, उन्हें रेक्टिफाई कर लेते हैं। सो दी सस्पेंस अकाउंट शुड बी 0 और ट्रायल बैलेंस से उसे हम हटा सकें। ठीक है ना, तो अगर आप रेक्टिफाई करते समय सस्पेंस अकाउंट नहीं डालोगे तो ऐसा नहीं होगा। ओके ना, अब हम बात कर लेते हैं ऐसे एरर्स की जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करते। पहली तो हो जाती ओमिशन, यानी कि एंट्री हुई मगर करना भूल गए। देन वी हैव द एरर ऑफ प्रिंसिपल विच बेसिकली मीन्स कि कोई तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल के अंदर हम गड़बड़ कर रहे हैं, तो उसके अंदर एक ही एग्जांपल आपको एग्ज़ाम में भी आता है और कॉमन एग्जांपल है, विच इज़ कि फिक्स्ड असेट आपको क्रिएट करना था और उसकी बजाय आपने क्या कर दिया, एक्सपेंस नोट कर लिया,
या फिर आपको एक्सपेंस नोट करना था और उसकी बजाय आपने फिक्स एसेट नोट कर लिया है. नाउ दिस इज़ बेसिकली एरर ऑफ प्रिंसिपल, वन ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ एरर प्रिंसिपल. तो सर एरर प्रिंसिपल में इसके अलावा भी कुछ आता है क्या? डेफिनेटली आ सकता है. कोई भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल आप फॉलो अगर नहीं करते हैं और उसकी वजह से एरर आ जाता है तो यस द अकाउंटिंग एंट्री इज़ गोइंग टू बी करेक्ट. डेबिट और क्रेडिट के अंदर अमाउंट भी सही आ रहा होगा एंड देयरफॉर द ट्रायल बैलेंस विल बी मैचिंग, बट एसेंशली आपने इन प्रिंसिपल उस एंट्री को ठीक नहीं किया है. बट इस चैप्टर के अंदर हम दूसरे एग्जाम्पल नहीं लेते, हम एग्जाम्पल सिर्फ एक ही लेते हैं. बट रियल लाइफ में जब आप जाएंगे ना तो आपको जो एरर को रेक्टिफाई करना होगा उसमें एरर और प्रिंसिपल के अंदर और भी कई सारी चीज़ें आ सकती हैं. बट फिलहाल एरर और प्रिंसिपल के अंदर हम क्या ले रहे हैं कि आप जहाँ पर आपको नॉन करंट एसेट को डेबिट करना था वहाँ पर आप एक्सपेंस को डेबिट कर ले रहे हैं, यानी कि गलत अकाउंट में डाल रहे हैं. ट्रायल बैलेंस फिर भी मैच क्यों हो रहा है? वो मैच इसलिए हो रहा है बिकॉज नॉन करंट एसेट भी डेबिट होता है और एक्सपेंस अकाउंट भी डेबिट होता है. ठीक है, तो अगर आप नॉन करंट एसेट की बजाय एक्सपेंस में डाल रहे हैं या वाइस वर्सा हो रहा है तो ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड की एंट्री इन एनी सिनेरियो होगी ही होगी एंड देयरफॉर इट इज़ गोइंग टू मैच. वैसे ही हम बात करते हैं एरर ऑफ कमीशन की, जिसके अंदर आप सही साइड पे अमाउंट डाल रहे हैं बट आप गलत अकाउंट में एंट्री कर रहे हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने गुड्स सेल करे हैं, उधार पे बेचे हैं, तो रिसीवेबल हमारा डेबिट होना चाहिए और क्रेडिट हो जाना चाहिए सेल्स रेवेन्यू अकाउंट. ठीक है, अब आपने सेल्स रेवेन्यू को क्रेडिट करने की बजाय लेट्स से आपने कैश अकाउंट को क्रेडिट कर दिया है. ठीक है, एंड तो अकाउंट तो आपने गलत इस्तेमाल किया बट क्रेडिट साइड पे एंट्री जा रही है. ठीक है, एंड ट्रायल बैलेंस इज स्टिल गोइंग टू मैच इवन इफ यू डन दिस एरर. देन वी हैव समथिंग दैट वी कॉल कॉम्पनसेटिंग एरर, जिसके अंदर आप सेम अमाउंट से डेबिट साइड के अंदर भी गलती कर रहे हो और सेम अमाउंट से क्रेडिट साइड के अंदर कोई सेपरेट गलती हो रही है. फॉर एग्जांपल आपने परचेज अकाउंट जो है इसकी कास्टिंग आपने गलत कर दी है, $100 से इसका ज़्यादा टोटलिंग कर लिए और साथ ही साथ में सेल्स की भी कास्टिंग आपकी गलत हो गई है, $100 से ज़्यादा हो गई है. ठीक है, सो दोनों केस के अंदर डेबिट भी ज़्यादा से रिकॉर्ड हो गया, क्रेडिट भी रिकॉर्ड हो गया ज़्यादा से, एंड बाय चांस बिकॉज ऑफ दिस द ट्रायल बैलेंस इज गोइंग टू मैच. ठीक है, वैसे ही ओरिजिनल एंट्री का एरर होता है जिसके अंदर आप एंट्री तो सही कर रहे हैं मगर गलत अमाउंट से कर देते हैं, दोनों में, डेबिट में भी और क्रेडिट में भी. ठीक है, एंड बिकॉज ऑफ दैट द अमाउंट द ट्रायल बैलेंस इज गोइंग टू मैच बट फंडामेंटली द एंट्री इज़ रॉन्ग. ठीक है जी, और वैसे ही हम बात करते हैं रिवर्सल एंट्री की. रिवर्सल एंट्री के अंदर वो कहते हैं जी अकाउंट्स भी आप सही इस्तेमाल कर रहे हो, अमाउंट भी सही लिख रहे हो, बट आप गलत साइड पे लिख रहे हो, यानी कि जिस चीज़ को डेबिट करना चाहिए उसको क्रेडिट कर दे रहे हो, जिस चीज़ को क्रेडिट कर देना उसको डेबिट कर दे रहे हो. ठीक है, सो एसेंशली एंट्री तो हमारी पूरी हो गई, उल्टी एंट्री हो गई, बट द ट्रायल बैलेंस इज स्टिल गोइंग टू मैच. ठीक है, नाउ दीज आर द डिफरेंट types of error that we are going to talk about. Moving on to our next topic of discussion is the rectification का process. अब मैंने देखा है अक्सर किताबों के अंदर ये दे रखा होता है कि पहले आप ये देखो क्या हुआ है, फिर देखो क्या होना चाहिए, फिर ये करो, फिर वो करो. एक बड़ा लंबा चौड़ा सा प्रोसेस दे करके रखा हुआ है. मैं ये नहीं कहता कि वो प्रोसेस गलत है, बट एक जगह ये समझना, ये आइडेंटिफाई करना कि क्या गलती हुई है और उसे रेक्टिफाई करना शुड नॉट बी टू हार्ड. ठीक है, तो आगे आने वाले क्वेश्चंस के अंदर मैं आपको डेमॉन्स्ट्रेट करूंगा. एसेंशियली प्रोसेस तो यही होता है कि पहले आप आइडेंटिफाई करें कि एरर हुआ क्या है, फिर आप देखें कि इस सिनेरियो में सही एंट्री होनी क्या चाहिए थी. ठीक है, एंड देन यू आर गोइंग टू पास ए रेक्टिफिकेशन एंट्री. वो रेक्टिफिकेशन एंट्री इज़ गोइंग टू एसेंशली रिवर्स द रॉन्ग एंट्री को रिवर्स करेगा और सही एंट्री का इफेक्ट देगा. तो ये जो रिवर्सल एंट्री और जो नई एंट्री है इसको कंबाइन करोगे तो रेक्टिफिकेशन एंट्री बनती है. ठीक है, सो बेटर सेट देन डन. इसको मैं आपको करके दिखाता हूँ कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे और कैसे हम समझेंगे रेक्टिफिकेशन एंट्री होनी क्या चाहिए. बट यहाँ पर आपको एक बात समझनी बहुत ज़रूरी है और वो ये है कि हमें इस चैप्टर से रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होनी चाहिए इसके सवाल बहुत रेयरली आते हैं. ठीक है, एंड देयरफॉर अगर आप उसी के ऊपर फोकस कर दें, घंटों घंटों बैठे रहेंगे ये देखने के लिए कि एरर क्या है, उसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होना चाहिए, सो दैट इज़ गोइंग टू बी ए मॉन्यूमेंटल वेस्ट ऑफ योर टाइम. ठीक है, तो अगर रेक्टिफिकेशन वाले चैप्टर में से 3 सवाल आने तो कई बार ऐसा होता है कि तीनों में से एक भी सवाल के अंदर आपको रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करने के लिए नहीं बोला जाएगा.
ठीक है. बट definitely in every question we are going to discuss what went wrong, what should be done, and how the rectification entry is going to look like. ठीक है ना. सस्पेंस अकाउंट की हम ऑलरेडी बात कर चुके थे. सस्पेंस अकाउंट तब आता है जब ऐसा एरर होता है जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करता. सस्पेंस अकाउंट का डेबिट बैलेंस होगा अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर डेबिट साइड कम आया है एज़ कम्पेयर टू द क्रेडिट साइड, एंड वाइस वर्सा. आगे बढ़ते हैं टूवर्ड्स एक क्वेश्चन. ज़्यादा डिस्कस करना ही नहीं, सीधा सवाल पे आ जाना है. ठीक है, देखें ज़रा इस क्वेश्चन में वो मांग क्या रहे हैं आपसे. वो कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा ऐसा एरर है जो ट्रायल बैलेंस के डेबिट और क्रेडिट के बीच में एक सर्टेन अमाउंट ऑफ डिफरेंस आ रहा है, उसे एक्सप्लेन कर पाए. सो ये जो डिफरेंस है डेबिट साइड के अंदर 815602 आ रहा है और क्रेडिट के अंदर 808420 आ रहा है. सो एसेंशियली द डिफरेंस इज़ ऑफ 7182. ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि कौन सी साइड कम आ रही है. ठीक है, सो यहाँ पर क्रेडिट साइड हमारी शॉर्ट आ रही है. दैट बेसिकली मीन्स कि सस्पेंस अकाउंट खुला होगा तो उसका क्रेडिट बैलेंस होगा. क्या मतलब होगा? सस्पेंस अकाउंट अगर खुला है तो उसका क्रेडिट बैलेंस होगा, क्योंकि जो साइड छोटी होती है वहाँ पर ही आप सस्पेंस अकाउंट लिखते हो ताकि दोनों बैलेंस मैच हो जाएं. राइट. अगर आप एरर को रेक्टिफाई करोगे तो मैंने आपको क्या बताया था, सस्पेंस अकाउंट ज़ीरो हो जाना चाहिए. ठीक है, तो अगर सस्पेंस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है तो रेक्टिफिकेशन ऐसी होनी चाहिए जिसके अंदर सस्पेंस अकाउंट क्या हो जाए, डेबिट हो जाए विद 7182. अगर ऐसी रेक्टिफिकेशन एंट्री होती है तो सस्पेंस अकाउंट ज़ीरो हो जाएगा. सस्पेंस अकाउंट ज़ीरो हो गया तो ऑटोमेटिकली द ट्रायल बैलेंस इज नाउ गोइंग टू मैच. ठीक है, सो वी सिंपली हैव टू लुक एट दीज 4 ऑप्शंस. 4 ऑप्शन आपको दे करके रखे हुए, जिसमें से आपको देखना है कि किस टाइप का ये एरर है, क्या ये सच में ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करता है, और ये देखना है कि कैसे वेदर these are the which one is the reason because of which 7182 का गैप आया है क्रेडिट के अंदर. ठीक है, क्रेडिट साइड में. ए वाला देखें, वो कह रहे हैं दी ओमिशन फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस ऑफ द बैलेंस ऑन इंश्योरेंस एक्सपेंस अकाउंट 7182 डेबिट. वो कह रहे हैं जी आपको एक खर्चा रिकॉर्ड करना था. खर्चे रिकॉर्ड होते हैं डेबिट साइड में, वो आपने नहीं किया. ये अगर ऐसा एरर हुआ होता तो ट्रायल बैलेंस के अंदर डेबिट साइड छोटी आती, क्रेडिट साइड छोटी नहीं आती, एंड देयरफॉर ये एक्सप्लेन नहीं करता 7182 के एरर को. देखें दूसरा वाला, वो कह रहे हैं सेटलमेंट डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम सप्लायर्स, यानी डिस्काउंट रिसीव्ड की बात हो रही है, वर क्रेडिटेड इन एरर टू दी परचेजेस अकाउंट. अब देखें यहाँ पर अकाउंट तो गलत है, दी अकाउंट इज़ डेफिनेटली रॉन्ग, क्योंकि डिस्काउंट रिसीव्ड को क्रेडिट करना चाहिए था, बट ये रिकॉर्ड क्रेडिट साइड के अंदर ही हो रहा है. दिस इज़ बीइंग रिकॉर्डेड इन दी क्रेडिट साइड इटसेल्फ. सो इसे हम कहते हैं एरर ऑफ कमीशन, जहाँ पर गलत अमाउंट हो रहा है बट हो सही साइड पे रहा है. सो पॉइंट नंबर बी इज़ नॉट गोइंग टू रिजल्ट ए डिफरेंस इन द ट्रायल बैलेंस. ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करेगा. तो इस अगर ये एरर हुआ भी होता तो इसकी वजह से ट्रायल बैलेंस मैच ना करे, ऐसा नहीं होगा. ठीक है, and therefore this is also not the answer. C देखें, no entries made in the records for cash sales totaling 7182. This is a classic example of error of omission. एंट्री करना ही हम भूल गए. ठीक है, इसे रेक्टिफाई करने के लिए बस आपको कैश सेल्स की एंट्री कर देनी होगी. अगेन दिस इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस. ऑब्वियसली डी इज गोइंग टू बी द आंसर बिकॉज ए, बी और सी हमने एलिमिनेट कर दिए, बट डी भी देख लें एक बार. डी में वो कह रहे हैं जी रिटर्न आउटवर्ड. रिटर्न आउटवर्ड का मतलब होता है परचेज रिटर्न. परचेज का नेचर हमारा डेबिट होता है तो परचेज रिटर्न का नेचर हमारा क्रेडिट होना चाहिए. वो कह रहे हैं जी परचेज रिटर्न जो है हमारा रिटर्न आउटवर्ड जो है 3591 है, इसे ट्रायल बैलेंस के अंदर डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर लिया गया था, एंड दिस डेफिनेटली इज़ दी आंसर. ठीक है, क्यों? क्योंकि परचेज रिटर्न का क्रेडिट बैलेंस है, उसे क्रेडिट साइड में लिखना चाहिए था, और अगर आप इसे डेबिट साइड में लिख लेंगे तो डेबिट साइड जो है ज़्यादा आ जाएगा डबल अमाउंट से. ठीक है, इसे अगर आपको रेक्टिफाई करना है तो सस्पेंस अकाउंट को आपको डेबिट करना होगा बाय 7182, है ना, और आप क्रेडिट कर देंगे यहाँ पर किसे, रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट, एंड दिस इज़ गोइंग टू रेक्टिफाई दी एंट्री. सो ये वाले क्वेश्चन के अंदर देखा आपने रिक्वायरमेंट क्या थी एग्जामिनर की. कोई भी सवाल हो आपको आइडेंटिफाई करने तो ये आना ही चाहिए कि गलती क्या हो रही
है ना। बट साथ ही साथ में आपको क्या सोचना है कि इसके ऊपर ट्रायल बैलेंस का इम्पैक्ट आ रहा है नहीं आ रहा है, और आ रहा है तो कौन सी साइड में आ रहा है, ठीक है। वंस यू आइडेंटिफाइड दिस, देन यू हैव टू सी कि किसकी वजह से हमें डेबिट और क्रेडिट साइड के अंदर डिफरेंस दिखाई दे रहा है ना। अच्छा, अब अगर यहाँ पर आप वो 3 स्टेप वाला प्रोसेस करोगे तो क्या गलती हुई है, चलो वो तो हमें यहाँ करना था, सही क्या होना चाहिए था वो भी ठीक है, फाइनली रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होनी चाहिए, वो तो मैंने आपको बता दी, रेक्टिफिकेशन एंट्री ये होनी चाहिए। बट यहाँ पर आप अगर सोच करके देखो तो हम स्टेप 2 तक ही रुक गए थे। हमने ये देखा कि किस टाइप का एरर है, और हमने ये देखा कि ट्रायल बैलेंस उससे कैसे अफेक्ट हो रहा है। इनफैक्ट स्टेप 2 भी नहीं किया हमने। सो यू सी हाउ दी थिंकिंग प्रोसेस चेंजेस। ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि ऐसा नहीं है कि आपने वो 3 स्टेप का प्रोसेस यानी कि रेक्टिफिकेशन एंट्री बनानी सीख ली तो ये चैप्टर आपका हो गया। कई सवाल आपको ऐसे आएंगे, इनफैक्ट मैक्सिमम सवाल ऐसे ही आते हैं जहाँ पर आपको रेक्टिफिकेशन एंट्री नहीं करनी होती। आपको ये समझना होता है कि गलती की वजह से ट्रायल बैलेंस कहाँ पर मैच नहीं हो रहा है, कहाँ डिसबैलेंस हो रहा है, ठीक है। एंड वहाँ पर आपको एक डिफरेंट टाइप का थिंकिंग पैटर्न चाहिए। मेरे हिसाब से ये बात जो मैंने आपको बताई है ना, ये आपके लिए रिलैक्सिंग होनी चाहिए, है ना, बिकॉज रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करने में ही आप लोग डरते हैं, और मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको वो करने की ज़रूरत नहीं है मैक्सिमम टाइम्स, ठीक है। बट एक क्वेश्चन ऐसा भी हम करेंगे जिसके अंदर आप सही में रेक्टिफिकेशन एंट्री को आइडेंटिफाई करेंगे। बढ़ते हैं हम आगे अपने अगले सवाल की तरफ। बड़ा सवाल है तो फटाफट से पहले रिक्वायरमेंट देख लेते हैं। सबसे आखिरी सेंटेंस पे जाएं, वहाँ पर क्या लिखा है। वहाँ पर वो कह रहे हैं कि इनमें से कौन से ऐसे एरर्स हैं जिनकी वजह से आपको सस्पेंस अकाउंट के अंदर एंट्री करनी पड़ सकती है उन्हें करेक्ट करने के लिए, ठीक है। अगेन इस क्वेश्चन के अंदर आपको ये नहीं पूछ रहे हैं कि रेक्टिफिकेशन एंट्री बताएं, आपको रेक्टिफिकेशन के लिए सस्पेंस अकाउंट का यूज़ करना है या नहीं करना है, एक ही बात समझनी पड़ेगी कि ये ऐसा एरर है क्या जिसकी वजह से ट्रायल बैलेंस इफेक्ट हो रहा है। अगर ये ऐसा एरर है तो इसे ठीक करने के अंदर हमें सस्पेंस अकाउंट लगाना ही पड़ेगा। बस इतना नॉलेज आपको इसे सॉल्व करने के लिए काफ़ी है, ठीक है। शुरू करें। सो आपको यहाँ पर 5 अलग अलग एरर्स दे रखे हैं जिसमें हमें बस ये देखना है कि ये किस टाइप का एरर है। अगर ये एक ऐसा एरर है जिसकी वजह से ट्रायल बैलेंस इफेक्ट हो रहा है तो येस डेफिनेटली इसे रेक्टिफाई करने के लिए सस्पेंस अकाउंट की ज़रूरत हमें पड़ेगी। देखिए पहला एरर, वो कहते हैं कि इन रिकॉर्डिंग एन इशू ऑफ शेयर्स एट पार, इशू ऑफ शेयर्स आपने किया एट पार, उसको रिकॉर्ड करना है तो हमारा कैश डेबिट होता है और शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है ना। शेयर प्रीमियम नहीं है बिकॉज एट पार इशू हो रहा है। वो कह रहे हैं कैश हमारे पास 33300 आया था और इसे हमने क्रेडिट कर दिया था ऑर्डनरी शेयर कैपिटल अकाउंट के अंदर 33000 से, यानी कि कैश जो हमने रिसीव किया है वहाँ पर कैश डेबिट के अंदर कोई दिक्कत नहीं है, केवल शेयर कैपिटल के अंदर गलत अमाउंट चला गया है। यस, यहाँ पर आपका एक जगह पे वन साइडेड गलत अमाउंट रिकॉर्ड हो गया एंड बिकॉज ऑफ दैट सस्पेंस अकाउंट विल बी रिक्वायर्ड हियर टू रेक्टिफाई दिस। इसे हमें रेक्टिफाई करना है तो केवल शेयर कैपिटल के अंदर 3000 का अमाउंट और जाना चाहिए, तो शेयर कैपिटल अकाउंट के अंदर 3000 डाल देंगे और दूसरा अकाउंट इज ऑब्वियसली इज गोइंग टू बी सस्पेंस अकाउंट, सो वी गोइंग टू डेबिट सस्पेंस अकाउंट एंड क्रेडिट ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। सवाल में पूछा नहीं गया है कि रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगी, बट मैं वो भी आपको डिस्कस करते चल रहा हूँ, ठीक है। सेकेंड पॉइंट देखें तो वो कह रहे हैं जी कि सही तरीके से कैश बुक में एंट्री हो चुकी है, यानी कि कैश बुक में 2800 का पेमेंट रिकॉर्ड हो चुका है, मगर इसे रिपेयर्स अकाउंट के अंदर डेबिट करने की बजाय क्रेडिट कर दिया गया है और वो भी प्लांट असेट में क्रेडिट कर दिया गया है। इस एरर को रेक्टिफाई करने के लिए प्लांट असेट को आप डेबिट करेंगे क्योंकि वहाँ तो एंट्री जानी ही नहीं थी, और डेबिट कर देंगे रिपेयर्स अकाउंट को क्योंकि वहाँ एंट्री जानी चाहिए थी, और क्रेडिट कर देंगे सस्पेंस अकाउंट को, ठीक है। सो ये भी वन साइडेड एरर है तो ये भी सस्पेंस अकाउंट को अफेक्ट करेगा। पॉइंट नंबर 3, पेटी कैश बुक ओमिटेड फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस। तो पेटी कैश बुक का बैलेंस यानी कि एक लेजर से उठा करके आपको ट्रायल बैलेंस में डालना था, देन दिस इज़ व्हाट वी कॉल एक्सट्रैक्शन एरर, ठीक है। इसे उठा करके हमें डालना था, ये हम डाल नहीं पाए एंड देयरफॉर दिस इज़ ऑल्सो गोइंग टू अफेक्ट दी ट्रायल बैलेंस, और इसे रेक्टिफाई करने के लिए हमें सस्पेंस अकाउंट चाहिए होगा। पेटी कैश बुक को आप डेबिट कर देंगे, सस्पेंस को क्रेडिट कर देंगे, दैट इज़ गोइंग टू बी द रेक्टिफिकेशन एंट्री। चौथा पॉइंट देखें, चेक है 78,400 का, उसे पे किया गया था एक मोटर कार को परचेज़ करने के लिए, आपने डेबिट कर दिया मोटर कार अकाउंट को, करना भी चाहिए है ना, मोटर कार खरीद रहे हैं तो मोटर कार हमारा डेबिट हो जाना चाहिए, ठीक है, बट हो गया है वो गलत अमाउंट से, ठीक है। सो यहाँ पे कहा तो नहीं हुआ है बट हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि जो पेमेंट का एंट्री है वो सही अकाउंट और
सही अमाउंट से हुआ है, ठीक है। नहीं दिया होता तो हम ये मानते हैं कि कैश या बैंक जो हमारा क्रेडिट होना था वो सही अमाउंट से हुआ है। दैट मीन्स द एरर इज़ ओनली गोइंग टू बी इन द मोटर व्हीकल्स अकाउंट। मोटर व्हीकल्स अकाउंट के अंदर ज़्यादा अमाउंट चला गया है। मोटर व्हीकल को आप वो जो डिफरेंस है उससे क्रेडिट करेंगे एंड डेबिट करेंगे सस्पेंस अकाउंट को। यानी कि एंट्री नंबर 1, 2, 3 और 4 सब के अंदर सस्पेंस अकाउंट हमारा अफेक्ट हो रहा है। अभी तक तो सारी ही एंट्री सस्पेंस अकाउंट को अफेक्ट करने वाली है। पॉइंट नंबर 5 देखें, वो कह रहे हैं कि एक कॉन्ट्रा एंट्री हुई है रिसीवेबल लेजर और पेबल लेजर के अंदर $1200 की, विच शुड हैव बीन क्रेडिटेड इन द रिसीवेबल्स एंड डेबिटेड इन द पेबल्स लेजर अकाउंट। ये उल्टा कर दिया है इन्होंने, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड ए रिवर्सल एंट्री। सो रिवर्सल एंट्री से ट्रायल बैलेंस मैच हो जाता है और सस्पेंस अकाउंट की ज़रूरत नहीं पड़ती इसे रेक्टिफाई करने के लिए। सो पॉइंट नंबर 5 इज़ ए एंट्री विच विल नॉट रिक्वायर सस्पेंस अकाउंट टू रेक्टिफाई इट, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज़ 1, 2, 3 एंड 4। ये 4 ऐसी एंट्री हैं जिसे करेक्ट करने के लिए आपको सस्पेंस अकाउंट की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन करके आपको समझ में आ रहा है कि आपसे क्या एक्सपेक्टेशन होगी एग्जामिनर की। They don't want you to go through this long procedure of deciding how the rectification entry is being passed। यहाँ तो हमने डिस्कस किया है कि रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होनी चाहिए, बट वो आपसे पूछ ही नहीं रहे। वो तो आपसे पूछने आइडेंटिफाई करो कौन सा एरर है, और अगर ये ऐसा एरर है जो अफेक्ट करता है ट्रायल बैलेंस को, आप हमें बता दो। सो पॉइंट नंबर 1 to 4 हमने बता दिया। चलें क्वेश्चन और करें टू अंडरस्टैंड कि किस तरह से एग्जामिनर हमसे एक्सपेक्ट करता है, और इस बार रेक्टिफिकेशन का आई प्रॉमिस रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या पास होनी चाहिए उसके लिए हम देखेंगे। अगेन आपको कुछ डिटेल्स दे रखी हैं और आपसे पूछा गया है कि इनमें से 2 जर्नल एंट्रीज़ बताएं जो रेक्टिफिकेशन एंट्रीज़ हैं, ठीक है। सो रेक्टिफिकेशन एंट्री यहाँ पर भी आपको करनी नहीं है, दे रखी हैं, सही रेक्टिफिकेशन एंट्री आपको चूज़ करनी है। अंडरस्टैंड। सो एक बार देखें कि क्या गलती वो कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमने इन्वेस्टिगेट किया और हमें पता कैश सेल्स की एंट्री पता है ना, कैश डेबिट होगा और सेल्स रेवेन्यू क्रेडिट होगा। वो कह रहे हैं कैश सेल्स की जो एंट्री है इसे डेबिट कर दिया गया है परचेज अकाउंट के अंदर। ऑब्वियसली परचेज अकाउंट डेबिट नहीं होना चाहिए, तो इसे हम क्रेडिट कर देंगे। अच्छा, अब वो कह रहे हैं एन एंट्री ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बुक फॉर द परचेज ऑफ सम मशीनरी कॉस्टिंग। तो ये दूसरे की बात कर रहे हैं, तो पहला वाला पहले देख लेते हैं। पहले वाले वो कह रहे हैं जी परचेज अकाउंट हमने क्या कर लिया है, डेबिट कर लिया है। परचेज अकाउंट का डेबिट करने का तो सवाल ही नहीं उठता, तो परचेज अकाउंट जो है क्रेडिट हो जाना चाहिए, बिकॉज हम उसे रिमूव करना चाहते हैं, रिवर्स करना चाहते हैं इस इफेक्ट को। बट डेबिट करने के लिए सिंस देयर इज़ नो अकाउंट वी आर सिंपली गोइंग टू यूज़ दी सस्पेंस अकाउंट। तो ढूंढ लें ऐसी एंट्री जिसके अंदर ऐसा कुछ हो रहा हो, ठीक है। अच्छा, एक बार और ध्यान से इसको देख लें। वो कह रहे हैं सब्सिक्वेंट इन्वेस्टिगेशन, तो मैं देख रहा हूँ 1 से लेके 5 तक एंट्री, जिसके अंदर एंट्री नंबर 3 के अंदर परचेजेस अकाउंट मेरा क्रेडिट हो रहा है, देयर इज़ नो अदर एंट्री, ठीक है। और सस्पेंस अकाउंट मेरा डेबिट हो रहा है। तो परचेज अकाउंट हमारा क्रेडिट हो गया, सेल्स रेवेन्यू अकाउंट क्रेडिट किया गया है क्योंकि उसे क्रेडिट करना था मगर किया नहीं है, और जो डबल अमाउंट है हमारा सस्पेंस अकाउंट में डेबिट हो रहा है। अगला देख लेते हैं कि सर अगले में भी कुछ ऐसा जुगाड़ पॉसिबल है क्या। वो कह रहे हैं कि एक एंट्री करी गई है ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बुक फॉर द परचेज ऑफ सम मशीनरी कॉस्टिंग 18,000। तो कैश अकाउंट क्रेडिट होना भी चाहिए जब आप मशीनरी खरीदते हैं तो, है ना, और क्रेडिट साइड में ही होना चाहिए कैश बुक के। वो कह रहे हैं कि हैड नॉट बीन पोस्टेड इन दी प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट के अंदर पोस्ट ही नहीं किया, तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट आपका यहाँ पर डेबिट हो जाना चाहिए 18,000 से। यहाँ पर मुझे दिख रहा है सिर्फ एंट्री नंबर 4 जिसके अंदर प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट हो रहा है 18,000 से। आई डोंट थिंक इट शुड बी दैट डिफिकल्ट। सो क्लियरली वो कह रहे हैं जी कि 18,000 हमने मशीनरी खरीदी है, वो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में पोस्ट नहीं किया है, तो रेक्टिफाई करने के लिए हम पोस्ट कर लेंगे, डेबिट करेंगे प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट को और क्रेडिट करेंगे सस्पेंस अकाउंट को। एंड एंट्री नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये सब बुक के ही सवाल हैं, बट एग्ज़ाम के अंदर भी इसी टाइप के सवाल बनते हैं, ठीक है। तो आप थोड़ा सा भी यहाँ पर सोचना शुरू करेंगे तो विल बी वेरी इजीली बी एबल टू अंडरस्टैंड कि सही आंसर यहाँ पर क्या है, ठीक है। चलें, अब आखिरी चीज़ इस कॉन्सेप्ट में हम देखने जा रहे हैं, दैट इज़ द इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिट। प्रॉफिट के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा, या अब रेक्टिफाई करने के बाद प्रॉफिट कैसा दिखेगा, ऐसे सवाल आपको पूछे जा सकते हैं और इन्हें सॉल्व करना बेहद आसान है। आपको इमेजिन करना है कि रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगी, और रेक्टिफिकेशन एंट्री के अंदर डेबिट या क्रेडिट दोनों में से किसी एक साइड के अंदर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड अकाउंट होना चाहिए।
अब स्टेटमेंट प्रॉफिट लॉस के अंदर या तो एक्सपेंस जाता है या तो इनकम जाता है, या दैट बेसिकली मीन्स कि रेक्टिफिकेशन एंट्री के अंदर या तो डेबिट में या तो क्रेडिट के अंदर आपका एक्सपेंस या इनकम का कोई तो आइटम होना चाहिए। अगर डेबिट और क्रेडिट दोनों में ही आ गया सर, दोनों में आ गया तो प्रॉफिट लॉस में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इट विल नॉट इम्पैक्ट। तो पॉइंट नंबर 1 देखें, स्टेटमेंट प्रॉफिट लॉस का अगर कोई आइटम यानी इनकम हो या एक्सपेंस हो डेबिट साइड में रेक्टिफिकेशन की एंट्री में दिखाई दे रहा है तो इससे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस आपका कम हो जाएगा, एंड क्रेडिट साइड में दिख रहा है तो स्टेटमेंट प्रॉफिट लॉस इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इसे अप्लाई करके देखें क्वेश्चन में। देखें ये वाला सवाल, अगेन यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू पास ए रेक्टिफिकेशन एंट्री, बट यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर रेक्टिफिकेशन एंट्री हमको सोचनी तो पड़ेगी, और वैसे भी हर क्वेश्चन के अंदर हम रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होनी चाहिए ये सोच ही रहे हैं। एनीवेज, पहले देखें एरर नंबर 1, उन्होंने कहा है कि कॉस्ट ऑफ एन आइटम ऑफ प्लांट इज़ 48,000 एंड हैड बीन एंटर्ड इनटू द कैश बुक। दैट बेसिकली मीन्स कि हमने प्लांट खरीदा है 48,000 का, तो प्लांट अकाउंट डेबिट होना चाहिए था और कैश अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था, और दोनों में 48,000 से एंट्री होनी चाहिए थी, तो हम फ्री हो जाते, कोई गलती नहीं होती। वो कह रहे हैं इन प्लांट अकाउंट एज 4,800। दैट बेसिकली मीन्स कि प्लांट अकाउंट के अंदर गलत अमाउंट से एंट्री हो गई है। प्लांट अकाउंट के अंदर डेबिट होना चाहिए था 48,000 और डेबिट हो गया है 4,800, यानी कि इसका जो डिफरेंस आएगा 43,200। आई एम सॉरी इफ़ आई एम मिस्टेकन। अगर इतना अमाउंट हमारा आ रहा है तो इससे हमें प्लांट को और डेबिट करना चाहिए ताकि ये एरर हमारा ठीक हो जाए। दूसरी बात वो क्या कह रहे हैं कि डेप्रिसिएशन जो है वो 10% से है और इसलिए 480 ऑलरेडी चार्ज हो चुका है, यानी कि डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट हो चुका है 480 से, जबकि वो डेबिट होना चाहिए था 4,800 से। ठीक है, तो प्लांट को जब आप डेबिट कर रहे हो तो प्लांट जो है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस का आइटम नहीं है, तो उससे P&L इफेक्ट नहीं होगा हमारा। बट डेप्रीसिएशन जब आप डेबिट करोगे 4,320 से, है ना, क्योंकि 4,800 होना चाहिए, 480 हुआ है, तो जो डिफरेंस है उससे दोबारा से डेप्रीसिएशन डेबिट होगा। तो डेप्रीसिएशन को जब आप डेबिट करेंगे 4,320 से, क्योंकि वो P&L का आइटम है एंड उसे डेबिट कर रहे हैं, तो हमारा P&L जो है, SPL जो है, प्रॉफिट जो है वो कम होना चाहिए। ठीक है, कम होना चाहिए बाय 4,320। ठीक है, वो बता रहे हैं आपको क्वेश्चन की शुरुआत में कि हमारा प्रॉफिट 630,000 है, तो इस एरर को रेक्टिफाई करने के बाद ये जो प्रॉफिट है आपका 630,000 का कम हो जाएगा बाय 4,320। ठीक है, देखें सेकेंड नंबर एंट्री, बैंक चार्जेस। बैंक चार्जेस $440 से आपका कह रहे हैं जी बैंक स्टेटमेंट के अंदर अपीयर कर रहा है, बट ये अभी तक कंपनी रिकॉर्ड्स के अंदर हमने एंटर नहीं किया है। सो दिस इज़ एरर ऑफ ओमिशन, है ना, इसे आप रिकॉर्ड कर लेंगे जिसमें बैंक चार्जेस डेबिट हो जाता है और बैंक क्रेडिट हो जाता है। दिस इज द रेक्टिफिकेशन एंट्री। अच्छा, अब इससे क्या हो रहा है कि बैंक चार्जेस क्योंकि एक्सपेंस नेचर का आइटम है और डेबिट हो रहा है, तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस 440 से कम हो जाएगा। ठीक है, सो प्लीज़ अंडरस्टैंड कि यहाँ पर सिंगल साइडेड या डबल साइडेड यानी कि एरर अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस और नॉट, ये क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पर ये है कि रेक्टिफिकेशन एंट्री में क्या SPL का अकाउंट डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है, दैट इज़ ऑल वी हैव टू सी। And in this question, bank charges is going to be debited and bank is going to be credited. So credit हो रहा है asset nature का account और debit हो रहा है expense nature का account, and debit जब भी होता है तो प्रॉफिट हमारा कम होता है। सो 440 भी हम माइनस करेंगे 630,000 में से नया प्रॉफिट फाइंड करने के लिए। पॉइंट नंबर 3 देखें, वो कह रहे हैं कि एक डायरेक्टर है जिसने एक सप्लायर को, कंपनी के सप्लायर को $800 अपनी जेब से निकाल करके दे दिया, पर्सनल चेक दे दिया। ठीक है, नाउ व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन इन दिस सिनेरियो इज़ कि डायरेक्टर्स आर नॉट सपोज टू पे थ्रू देयर ओन पर्सनल अकाउंट। ठीक है, और अगर डायरेक्टर ने पेमेंट कर दिया है तो सप्लायर को आप डेबिट कर रहे हो तो डायरेक्टर आपका क्रेडिटर बन जाएगा। ठीक है, बट इन एनी सिनेरियो आपने एक लाइबिलिटी कम करके दूसरी लाइबिलिटी को आप इंक्रीज़ कर रहे हो, तो यहाँ पर रेक्टिफिकेशन की एंट्री के अंदर कोई भी P&L का आइटम नहीं आ रहा है, एंड देयरफॉर entry number 3, the rectification entry number 3 is not going to affect the profit. Entry number 4 देखें, यहाँ पर वो कह रहे हैं जी payable side of the cash book had been understated, यानी कि कम अमाउंट से शो हो रहा है by 10,000। अगेन कैश बुक हमारा asset नेचर का आइटम है, इसे रेक्टिफाई करने के लिए कम से हुआ है तो हम बढ़ा देंगे 10,000 से, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा और क्रेडिट हो जाएगा सस्पेंस अकाउंट। दिस इज गोइंग टू बी द रेक्टिफिकेशन एंट्री। बट क्योंकि यहाँ पर इस रेक्टिफिकेशन एंट्री के अंदर प्रॉफिट लॉस रिलेटेड कोई भी आइटम नहीं है, ये भी अफेक्ट नहीं करेगा। तो देखिए आंसर मैंने नीचे येलो में लिख रखा है, वेयर क्लियरली यू कैन सी कि जो हमारा प्रॉफिट था 630,000
एरर नंबर 1 और 2 को रेक्टिफाई करने के बाद अब ये हो गया है 625240. So the whole point of this exercise was to basically show you कि इतने सारे ऐसे अलग अलग टाइप के सवाल आते हैं जिसके अंदर रेक्टिफिकेशन ऑफ एंट्री बहुत रेयरली आपसे एग्ज़ाम के अंदर टेस्ट किया जाता है. मैं ये नहीं कह रहा उसके लिए प्रिपेयर मत करो, बट जब भी आप रेक्टिफिकेशन को लेकर के सॉल्व करोगे तो कीप एन ओपन माइंड. ये मत सोचो कि हमें सिर्फ रेक्टिफिकेशन करना है, पहली बात. और दूसरी बात है कि इस लेक्चर के 3 गुना बड़ा लेक्चर भी मैं बना दूँ ना, उसके बाद भी रेक्टिफिकेशन के अंदर आपको डाउट आएगा ही आएगा. डाउट क्लियर करना है. मैं हूँ डिस्कॉर्ड सर्वर के अंदर और स्टूडेंट्स भी हैं. हमेशा की तरह आपको लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा. चलें जी, आई विल सी यू देयर. मिलते हैं अपने अगले सेशन में.